बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम ऑन दी अदर साइड में हूं आपके साथ फायजा शराजी। नाज़रीन, नवाज शरीफ साहब ने ईद के मौका पर सहाफ़ियों से कुछ सहाफ़ियों से जो उनके बहुत नज़दीकी जाने जाते हैं उनसे मुलाकात की, कुछ अपने दोस्तों से मुलाकात की। उसमें उन्होंने बड़ी अहम बातें की जो कि पिछले कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा शिशोपंच था कि बड़े मियाँ साहब खामोश क्यों हैं, बड़े मियाँ साहब खुल के सामने क्यों नहीं आ रहे। तो इस पे बहुत ज़्यादा खामोशी पे बहुत ज़्यादा तज़ब्ज़ब का शिकार थी ये सारे मामलात कि क्यों खामोशी क्यों है, कश्मकश थी इस चीज़ की, वो खुल के सामने आ गई है। नाज़रीन, उन्होंने कुछ अपने साथियों से मुलाकात की है जिसमें उन्होंने गुफ्तगू की मौजूदा हुकूमत के हवाले से, अपने वज़ीर-ए-आज़म ना बनने के हवाले से, जिसमें इंतख़ाबात के हवाले से भी उन्होंने बात की, खुद के वज़ीर-ए-आज़म ना बनने के हवाले से, मौजूदा माशी हालात के हवाले से भी उन्होंने कुछ बात की। और इसमें से कुछ चीज़ें सोर्सेज से भी रिपोर्ट हुई हैं। कुछ सलमान गनी साहब हैं, उनके बड़े करीबी जाने जाते हैं मीडिया में, उन्होंने भी इस चीज़ को रिपोर्ट किया है। उन्होंने भी इस चीज़ को बाकायदा पे बताया है कि बड़े मियाँ साहब इस वक्त किस माइंडसेट से गुजर रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं। नाज़रीन, बरोज़ हफ्ता अखबारात में भी ये बातें शाया हुई हैं जो अब मैं आपको बताने जा रही हूँ, जिसमें बड़े मियाँ साहब ने ये कहा, जी मुझे पहले ही पता चल गया था कि सब बंदोबस्त हो चुका है और वो वज़ीर-ए-आज़म नहीं बनने जा रहे, वो वज़ीर-ए-आज़म नहीं बनेंगे। ये उन्होंने कहा कि मुझे पहले ही पता चल गया था, या बकौल यूँ कह लीजिए, सिंपल वर्ड्स में कह लीजिए कि उनको अंदाज़ा हो गया था कि वो वज़ीर-ए-आज़म नहीं बनने जा रहे। बकौल उनके उन्हें पहले ही पता था। अगर बड़े मियाँ साहब के वज़ीर-ए-आज़म ना बनने का नाज़रीन उन्हें पहले अंदाज़ा था, या उन्हें पहले हालात वाक़यात देखते हुए उनको पता था कि वो वज़ीर-ए-आज़म नहीं बनने जा रहे, तो फिर इलेक्शन से 2 दिन पहले अखबारात में जो इतने बड़े बड़े इश्तिहारात शाया हुए थे वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ के टाइटल से, वो सब क्या था? वो अवाम को वो टाइटल के साथ वो जो इश्तिहारात दिखाए गए थे, वो क्यों दिखाए गए थे? फिर जितनी कैंपेन हुई थी अवाम को नवाज दो, वो सब क्या था? बड़े मियाँ साहब जो इतने दावे कर रहे थे, वो सब क्या था? और जब उन्होंने कहा कि इलेक्शन डे वाले दिन जब वो पोलिंग के अमल का हिस्सा बनने के लिए निकले, वोट कास्ट करने के लिए निकले, तो उन्होंने कहा कि मुझे सिंपल मेजोरिटी या टू थर्ड मेजोरिटी, इस किस्म की उन्होंने बात की कि मुझे अवाम दे। वो सब क्या था? क्योंकि बड़े मियाँ साहब को तो पहले अंदाज़ा हो गया था। और अगर उनको पहले अंदाज़ा हो गया था, वो क्या कहना चाह रहे हैं नाज़रीन सबसे कि क्या जो छोटे मियाँ साहब हैं यानी कि शहबाज शरीफ साहब हैं, अगर वो वज़ीर-ए-आज़म बन गए हैं, ज़ाहिर सी बात है उनको अंदाज़ा था कि वो नहीं बनेंगे तो फिर छोटे मियाँ साहब डेफिनेटली बनेंगे। तो क्या इसका फैसला उन्होंने नहीं किया, इसका फैसला कहीं और से हुआ जो वो ये कह रहे हैं कि उनको अंदाज़ा हो गया था कि वो वज़ीर-ए-आज़म नहीं बनने जा रहे हैं। और सबके साथ नाज़रीन क्या बहुत सारे अहम सवालात, ये सारे सवालात जो कि मैंने अभी आपके सामने उठाए हैं उठ गए। इसमें एक अहम सवाल ये भी है कि क्या इस सारी जो वो बात कर रहे हैं इस सब में छोटा मियाँ साहब भी कहीं शामिल थे, जिसका अंदाज़ा उनको हो गया था बड़े मियाँ साहब को। नाज़िम फिर उन्होंने एक और इम्पॉर्टेंट बात की, वो कहते हैं जी अगर 6 जजेस के ख़त पे बेंच बन रहा है और बेंच समात भी कर रहा है तो वो उसका हिस्सा बनने का प्लान कर रहे हैं, वो अपनी कानूनी टीम से, अपने वकला से उसके मुशावरत कर रहे हैं और वो उसका हिस्सा भी बनेंगे, यानी कि वो एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वो उसका हिस्सा बनेंगे। जिसको सेकंड के बाद में जावेद लतीफ़ साहब ने एक टीवी प्रोग्राम में, ARY के प्रोग्राम में, उसमें उन्होंने सेकंड किया। उन्होंने कहा जी कि पार्टी के अंदर से बहुत ज़्यादा आवाज़ें उठ रही हैं कि हमें इस केस का फ़रीक बनना चाहिए। तो अगर बड़े मियाँ साहब इस केस का फ़रीक बन जाते हैं और वो अपने 2017 के मामलात को भी कहते हैं कि जी हमें फ़रीक बनाया जाए, और 2017 में देखा जाए कि क्या जजेस पे उस वक्त प्रेशर था या नहीं था जब उनको बाहर निकाला गया, जब उनकी हुकूमत को ख़त्म किया गया, तो उस वक्त उन पर प्रेशर था या नहीं था। तो नाज़रीन इस सब में क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अगर वो इस सब की बात करते हैं तो फिर पीपल्स पार्टी भी उठ के आ जाएगी, वो भी कहेगी कि जब यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को निकाला गया था तो उस वक्त भी क्या अदालतों पे जो फैसले आए थे वो भी प्रेशर के तहत थे। तो ये तो मामला बहुत पीछे चले जाएंगे, हर जमात उठ के यही बातें करेगी, तो ये मामला आखिर कहाँ तक ड्रैग किया जा सकता है इस सारे मामले को, इस सब पे भी बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। और ये जो बड़े मियाँ साहब ने बातें की हैं, बड़ी ज़ूमानी बातें हैं, वो एक्चुअल में कहना क्या चाह रहे हैं, PMLN के अंदर आखिर चल क्या रहा है। शाहिद खाकान अब्बासी साहब जो कि अपनी अलग जमात बनाने का ऐलान कर चुके हैं नाजरीन, उसमें भी बड़े मियाँ साहब की जानिब से कुछ इस तरह की इत्तलात हैं नाजरीन बावसूख ज़राए से कि हो सकता है कि उनको भी मनाया जाए वहाँ उन मरी के विज़िट पे, जहाँ पे वो बड़े मियाँ साहब हैं, वहाँ पे उनसे बात की जाए। और कुछ लोग तो श्योरिटी इस बात की दे रहे हैं, श्योर हैं इस बात पे कि अगर बड़े मियाँ साहब खाकान अब्बासी साहब से मिलते हैं, उनको मनाते हैं, तो वो मान भी जाएंगे, यानी कि वो पार्टी में वापस आ जाएंगे।
नाज़रीन, जिसमें ये सारी बातें हैं, वहाँ पे उन्होंने बड़े मियाँ साहब से एक सवाल किया गया कि वो आवाम से क्यों नहीं मिल रहे, सामने क्यों नहीं आ रहे खुल के। तो जिसमें उन्होंने एक बड़ी ज़ुमाइनी सी बात की, या जो कह लें कि खुल के तनकीद कर दी उन्होंने हुकूमत पे। उन्होंने कहा कि अगर मैं सामने आ गया, मतलब अगर मैंने कोई बात कर दी, अगर मैंने कोई स्टेटमेंट दे दी, तो उनके मुताबिक कौन सी ऐसी कारकर्दगी है जिसकी बेस पे मैं आवाम के सामने जाऊँ, जिसकी बेस पे मैं आवाम से मिलूँ, किस तरह मैं आवाम से मिलूं। उन्होंने अपने ही भाई की हुकूमत की कारकर्दगी पे सवालात उठा दिए, क्योंकि पहले भी पीडीएम 1.0 तो उन्हीं के भाई की थी। अब ऑलमोस्ट पीडीएम ही कहा जा सकता है, जिसके जो वज़ीर आज़म हैं वो उन्हीं के भाई हैं। तो क्या दोनों मीम और शीन, जो कहा जाता है कि कभी नून और शीन, माज़रत के साथ, नून और शीन जो है वो कभी एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते, क्या अंदरूनी इख्तलाफात हैं, ये दोनों अलग होने जा रहे हैं, ये दोनों एक साथ हैं? अगर एक साथ हैं तो क्या बड़े मियाँ साहब क्या चाहते हैं कि बेटी वज़ीर आला पंजाब रहे, भाई जो है वज़ीर आज़म पाकिस्तान रहे, और वो इस तरह की बातें करके अपोजिशन का किरदार अदा करें? नाज़रीन, ये तो नहीं हो सकता। एक ही फैमिली की हुकूमत है, तो फिर एक सरबराह उठ के पार्टी के इस तरह की बातें करे और उन्हीं के बाकी फैमिली मेंबर जो हैं वो हुकूमत चलाएं, इस सब पे भी बात करेंगे नाज़रीन, कि आखिर बड़े मियाँ साहब किस किस्म की जहनी कैफियत से गुजर रहे हैं। सऊदी अरब के दौरे पर भी वो नहीं गए, और उनसे जब एक सवाल किया गया तो उस सवाल के जवाब में जो रिपोर्ट की गई हैं चीज़ें, उसके मुताबिक उन्होंने कहा जी कि क्या मैं शहबाज शरीफ के साथ जाता हुआ अच्छा लगता हूँ, इस फिक्रे का मतलब क्या है, इस पर भी बात करेंगे नाज़रीन। दूसरी जानिब हफ्ते वाले दिन तहरीक तहफ़्फ़ुज़े आईन पाकिस्तान के नाम से एक तहरीक का आगाज़ हुआ, जिसकी हम देख रहे हैं कि जो सदारत है वो कर रहे हैं जनाब महमूद अचकज़ई साहब। महमूद अचकज़ई साहब की एक स्टेटमेंट है, वो कहते हैं जी हम हुकूमत नहीं गिराना चाहते। तो क्या अगर ये हुकूमत नहीं गिराना चाहते तो इनके जो मुतालबात हैं वो मुतालबात पूरे हो जाएंगे? आज हमने देखा कि असम्बली का सेशन चला, नेशनल असम्बली का, तो उसमें जब आसफा भुट्टो साहिबा ने हल्फ उठाया तो वहाँ पे काफ़ी अपोजिशन ने शोर शराबा भी किया। अपोजिशन है, उसका काम है शोर शराबा करना, लेकिन आसफा भुट्टो साहिबा की ये जो सीट है ये कंट्रोवर्शियल हो चुकी है ऑलरेडी। वैसे तो हमारे मुल्क में नाज़रीन फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन सी सीट कंट्रोवर्शियल है, पूरे के पूरे इलेक्शन 2024 के कंट्रोवर्शियल हो चुके हैं, लेकिन चल रहे हैं, ठीक है, उसकी बेस पे हुकूमत भी बन गई है, तो लिहाजा हल्फ भी हो गया और इस पर काफ़ी शोर शराबा भी हुआ। जरदारी साहब भी मौजूद थे और इसके साथ बिलावल भुट्टो साहब भी मौजूद थे, सब पे भी बात करेंगे नाज़रीन। पहले भी बड़े मियाँ साहब के पहले भी बड़े मियाँ साहब के जो एक जलसे उन्होंने सदारत की थी, उस पर काफ़ी ज़्यादा सवालात उठ रहे थे कि बड़े मियाँ साहब ने कैसे सदारत कर ली, एक इजलास की पंजाब में स्पेशली कर लिया। अभी भी बड़े वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ साहबा और कायद मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास हुआ है नाज़रीन। तो ये बड़े मियाँ साहब कैसे वज़ीर आला, ठीक है बेटी है उनकी, लेकिन वज़ीर आला है, उसकी अपनी एक जो है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उनके साथ वो कैसे इजलास की सदारत कर रहे हैं, इस सब पे बात करते हैं नाज़रीन कि इसके बाद की सियासत क्या रंग लेके आ रही है, क्या ये जो तहरीक चल रही है ये हुकूमत को टफ टाइम दे सकती है, अपने मुतालबात मनवा सकते हैं, इस सब पे बात करते हैं। मियाँ हबीब साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम मियाँ साहब। हबीब साहब, ये जो बड़े मियाँ साहब ने कुछ ईद पे जिसे कहने के बड़े अहम बयानात दे दिए हैं, आपको क्या लगता है किस माइंड सेट में है बड़े मियाँ साहब? उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया, जब उनसे एक सवाल किया गया कि भाई आप सऊदी अरब के दौरे पर क्यों नहीं गए, तो उन्होंने कहा क्या मैं शहबाज शरीफ के साथ जाता हूँ अच्छा लगता हूँ। मतलब भाई है, इसमें बुरा लगने वाली कौन सी बात है? मियाँ साहब क्या किस माइंड सेट से, आपको क्या लगता है क्या माइंड सेट है उनका भी? अच्छा, लेकिन यहाँ नवाज शरीफ जो है ना वो बहुत मुझे मायूस नजर आते हैं, क्योंकि उन्हें जो कहा गया था, जो उनके साथ कमिटमेंट की गई थी वो ये थी कि आपको लाकर चौथी बार प्राइम मिनिस्टर बनाया जाएगा और आपको 2/3 अक्सरियत दिलवाई जाएगी। तो इस कमिटमेंट पर वो पाकिस्तान में आए थे, लेकिन वो मामला तो बिल्कुल उलट हो गया, बल्कि वो तो उनको इस बुरी तरीके से जितवाया गया है कि वो हार से बदतर है। तो वो ज़हनी तौर पर मियां साहब, वैसे ग्राउंड रियलिटीज पे जो सीटें रिपोर्ट हो रही हैं वो तकरीबन कोई 15 से 20 हैं, एग्जैक्ट फिगर मैं नहीं इसमें बता सकती, आप जाहिर सी बात है आप भी वेल अवेयर्ड हैं, आपको भी कोई पता है। इससे उठा के पीएमएलएन को 70+ पे ले जाना बड़ी बात थी, उनको तो इसमें खुश होना चाहिए था। उसका देखिए ना, 5 चीजें होती हैं वहाँ, किसी ना तस्दीक की जरूरत नहीं रहती। मिसाल के तौर पर जब रिजल्ट आ रहे थे तो रात को मायूस होकर मियाँ साहब जो हैं वो अपने घर चले गए,
ठीक और है। उसके बाद अगले दोपहर तक जो है वो उनको पता नहीं था कि हमने क्या करना है। वो हम्म। बहुत मायूसी में चले गए थे, लेकिन उन्हें फिर हौसला दिया गया कि नहीं, कोई ऐसी बात नहीं, हम मैनेज कर रहे हैं, आप आ जाएं। और फिर आके उन्होंने जो है अपनी फतह का ऐलान किया और कहा कि हम जो है वो गवर्नमेंट बनाएंगे। तो यानी बुनियादी यानी तौर कि पर मियां साहब अगर सिंपल वर्ड्स में कहते हैं, जैसे फॉर्म 45 फॉर्म 47 की हुकूमत है, तो ये जो मौजूदा हुकूमत है ये 8 फरवरी की हुकूमत नहीं है, 9 फरवरी की हुकूमत है। ये तो मेरा ख्याल है कि सबको पता है, इसमें तो कोई अब शक शुबे वाली बात नहीं रही। जी। और इसी वजह से ये गवर्नमेंट की कुछ क्रेडिबिलिटी बन नहीं पा रही, क्योंकि एक कुदरती अमर होता है, और वो ये होता है कि जिसके साथ अवाम होते हैं ना, उसको एक वैसे ही कॉन्फिडेंस एहतियात होता होता है। है वो जी। और वो जो है उसको एक खास किस्म की ताकत की पुष्टनाई हासिल होती है। लेकिन इनको जिन जिन ताकतों की पुष्टनाई हासिल है वो सबको पता है, और उसी के बलबूते पर ये कर रहे हैं। ये फिर उन्हीं में रहना पसंद करते हैं, ये फिर अवाम में जाना पसंद नहीं करते। अब मियां नवाज शरीफ जो है वो वो ये सब उनको पता है कि हमारी जो सूरत हाल है वो अवाम वाली तो नहीं रही, इसीलिए वो अवाम में जा भी नहीं रहे। अच्छा, होना तो ये चाहिए कि वो चूंकि उनकी जमात थी, वो उसके बानी चेयरमैन थे अपनी जमात के, और उन्हें अवाम में जाना चाहिए था, उनको अवामी सियासत करनी चाहिए। लेकिन वो मायूस होकर बैठे हुए हैं। जो आपने बात की ना कि वो कहते हैं कि मैं शहबाज शरीफ के साथ सऊदी अरब जाता अच्छा लगता हूँ, तो यकीनी तौर पर क्योंकि वो सऊदी अरब में उन्होंने बड़ा वक्त गुजारा है, और वो हमेशा से जो है जब भी सऊदी अरब में जाते थे शाही प्रोटोकॉल लेते थे। अब उन्हें शहबाज शरीफ के पीछे खड़ा होना पड़ना था, तो वो किसी सूरत में ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। लेकिन लेकिन हबीब साहब, शहबाज शरीफ के पीछे तो अब उनको हुकूमत में हर जगह खड़ा होना पड़ेगा ना। अगर उनकी पोजीशन देखें, पार्टी कायद के अलावा एक एमएनए की हैसियत है उनके, जो उनके भाई है वो वजीर आजम है, असेंबली में भी उनके पीछे ही उनको खड़ा होना पड़ेगा। नहीं, आप दुरुस्त कहते हैं, लेकिन असल में जमहूरियत में ये भी है कि जो पार्टी सरबरा होता है ना, वो पार्टी के वो हुकूमत को चला सकता है, हुकूमत को डायरेक्शन दे सकता जी है, बिल्कुल। और उसकी डायरेक्शन पर जो है वो हुकूमत चलती है। लेकिन अब वो प्रेसिडेंट भी नहीं है ना, वो प्रेसिडेंट भी जो है वो शहबाज शरीफ साहब है, और अच्छा। उन्हीं के दस्तों से टिकटें भी जारी हुई हैं, और कंसीडर भी वही होते हैं। अच्छा हबीब साहब, ये पार्टी के अंदर से कुछ पीएमएलएन के दोस्त हैं, उनसे बात हुई तो उन्होंने बताया कि पार्टी के अंदर से कुछ आवाजें उठ रही हैं कि वो आज भी सदारत अब चाह रहे हैं कि बड़े मियां साहब के पास चली जाए, पार्टी की सदारत जो है। आपको लगता है कि ये जो अभी तक पार्टी के सदर तो छोटे मियां साहब हैं, क्या ये पोजीशन मिल जाएगी बड़े मियां साहब को? असल में ना, जब बंदा कोई डिट्रैक हो जाता है ना, फिर वो कहीं का नहीं रहता। मियां नवाज शरीफ साहब जो है वो अपने हाथ काट के शहबाज शरीफ साहब को दे चुके हैं, ठीक है। अब वो प्राइम मिनिस्टर भी हैं और काबिल कबूल भी हैं, और वो समझ सारा कुछ है, और दुल्हन वही जो पिया मन भाए। तो मियां नवाज शरीफ जो है पिया तो नहीं बहा रहे, सीधी सी बात है। उन्होंने जो उनको बांटा था, उन्होंने उनको सब कुछ उनके हवाले कर दिया। ठीक है, यानी कि मियां साहब, इसमें भी मेरे दो सवालात हैं, दो एंगल बनते हैं ना। जैसे उन्होंने कहा है, जो रिपोर्ट हुई है बातें उसके मुताबिक उन्होंने ये कहा है कि मतलब उनको पहले अंदाजा हो गया था कि वो वजीर आजम नहीं बनने जा रहे। यानी कि अगर उनको पहले अंदाजा हो गया था तो ये जो फिर हमने देखा इलेक्शन से 2 दिन पहले अखबारात में ये बड़े बड़े इश्तिहारात छपे थे, वजीर आजम नवाज शरीफ उन्होंने बना दिया था अखबारात वालों ने, वो क्या था? और दूसरा ये कि क्या फिर शहबाज शरीफ साहब को ऑलरेडी पता था, और क्या वो भी किसी स्ट्रेटजी का हिस्सा थे जो मियां साहब उनसे भी इतने डिसअपॉइंट है? असल में बात ये थी कि जब मियां साहब इन्होंने खुद भी मियां शहबाज शरीफ साहब जो थे ना, वो एडमिनिस्ट्रेटर थे, वो उनकी अवाम में से नहीं थी, ना ही जमात में उनकी से थी। ठीक है। अच्छा, वो मियां वोटर भी हमेशा मियां नवाज शरीफ के साथ इन टच रहा है, और उनकी सियासी जमात भी जो थी वो मियां नवाज शरीफ के साथ जो है वो ज्यादा अटैच थी। अच्छा, अब ये हुआ कि इन्होंने ये देखा कि इलेक्शन में सिर्फ मियां नवाज शरीफ अट्रैक्ट कर सकते हैं, लिहाजा इन्होंने सारी गेम जो है वो मियां नवाज शरीफ के सर पे खेली थी। और आपने देखा होगा कि वो कह रहे थे नवाज मुल्क को नवाज दो, मुल्क को नवाज दो, अच्छा, अवाम को नवाज दो।
जी जी, अवाम को नवाज। तो उनको ये था कि जब मियां नवाज शरीफ इतनी देर के बाद मुल्क में आएंगे तो उनको बहुत पजीराई होगी उनकी, और लोग उन पर टूट पड़ेंगे, और वो सारा कुछ उन्होंने उनके सर पे गेम सारी खेली, लेकिन वो आगे से रिस्पॉन्स नहीं मिला। अच्छा, जब रिस्पॉन्स नहीं मिला तो फिर सारी चीजें मैनेज करनी पड़ी, जो मैनेज करते होते हैं उनको। अच्छा, जब उन्होंने मैनेज की तो फिर उन्होंने कहा कि जी अगर तो सारा कुछ हमने करना है, फिर हम अपनी मर्जी करेंगे। और दूसरा सबसे अहम सवाल ये था कि मियां नवाज शरीफ पर वो एस्टेब्लिशमेंट किसी सूरत जो है वो इत्मीनान करने के लिए तैयार नहीं थी, क्योंकि इससे कबल भी 3 बार वो एस्टेब्लिशमेंट से उनकी मुठभेड़ हो चुकी थी। लिहाजा वो एस्टेब्लिशमेंट जो है वो नहीं चाहती थी कि मियां नवाज शरीफ को जो है वो स्टीयरिंग दिया जाए। लिहाजा उन्होंने मियां शहबाज शरीफ के साथ भी किया था, उनके साथ उनकी अंडरस्टैंडिंग भी थी, तो उन्होंने मियां नवाज शहबाज शरीफ को जो है वो फौकियत दी और सारा उनके लिए मैनेज किया उन्होंने, सारी चीजें मैनेज। लेकिन हबीब साहब, यहाँ पे अगेन एक सवाल खड़ा हो जाता है। मैं चाहती हूँ कि आप इस पे भी अपना तज्जिया दे दें कि ये डिसीजन आपको लगता है कि जब वोटिंग हुई है उसके बाद टर्न आउट देख के और जो रिजल्ट्स आए हैं उसको जब मैनेज करना पड़ा है, उसके बाद ये डिसीजन तब्दील हुआ है कि भाई ठीक है बड़े मियाँ साहब को रहने दें, छोटे मियाँ साहब को लेके आते हैं, जैसे आपने कहा कि सारा उन्हीं को मैनेज करना पड़ा था, या जैसे बड़े मियाँ साहब कह रहे हैं मुझे पहले ही अंदाजा हो गया था कि मैं वजीर आजम नहीं हूँ, तो फिर उनको इस इमाम पे लाया गया। ये क्या हुआ एक्चुअल में? मंसूबा आपके ख्याल में क्या था? मेरा ख्याल में मंसूबा तो ये था कि मियां नवाज शरीफ को वो लेके आए थे, और दबाव भी बहुत ज्यादा था एस्टेब्लिशमेंट पर कि वो ही प्राइम मिनिस्टर होंगे, मियां नवाज शरीफ साहब। जी, जब यहाँ बैठ के उन्होंने 2-4 जलसे किए तो अवाम की तरफ से उनको पजीराई ना मिली, तो फिर जो है वो मायूसी का सफर शुरू हो गया। फिर उसके बाद उन्होंने वहीं से जो है ना उनको भी पता चल गया था कि अब जो है वो मेरी वो वाली पोजीशन नहीं है कि मैं दबाव डाल सकूं और हर सूरत अपनी बात मनवा सकूं, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट पहले भी उन पर इत्मीनान करने के लिए तैयार नहीं थी, ऊपर से अवाम ने भी उनको कोई अच्छा रिस्पॉन्स ना दिया। तो उसके बाद फिर उन्होंने सारी गेम जो है वो शहबाज शरीफ के सर पर खेली और उन्होंने कहा कि आप खामोशी से जो है वो रहें। और जब मियां नवाज शरीफ जो है वो खैबर पख्तूनख्वा से अपनी नशिस्त हार गए और यहाँ लाहौर से जो उनको उनकी जो नशिस्त वो भी कंट्रोवर्शियल है, वो भी कंट्रोवर्शियल, तो फिर वो ना अखलाकी तौर पर वो जवाब में खो जाता है बंदा, फिर वो उस तरीके से जो है वो ना दबाव डाल सकने की पोजीशन में थे। तो उन्होंने यानी कि मियां साहब ने जब अपनी पोजीशन देखी कि अवाम ने उनको उस तरह से एक्सेप्ट नहीं किया, तो वो फिर आगे जो बासर अफराद हैं उन पे वो वजन डालने के काबिल नहीं रहे या अपनी बात मनवाने के काबिल नहीं रहे, आप यही कहना चाह रहे हैं, इसलिए फिर वो चुप करके बैकफुट पे चले गए। जी बिल्कुल। अच्छा मियां साहब ये बताते जाइएगा, ये जो यानी कि फिर जो जावेद लतीफ साहब बातें कर रहे हैं या राना सनाउल्लाह साहब बातें कर रहे हैं, इसका मतलब वो दुरुस्त है और वो बातें फिर बड़े मियां साहब की इमाम पे ही जाहिर सी बातें हो रही होंगी, क्योंकि वही बातें बड़े मियां साहब ने अब रिपीट कर दी हैं। इसका मतलब क्योंकि उनको बातें करने से रोका भी नहीं गया और बड़े मियां साहब ने भी सेम बातें कर दी, इसका मतलब ये सारा कहीं ना कहीं जो नवाज शरीफ साहब के बड़े नजदीकी जो जाने जाते हैं उनकी पार्टी में, वो सारे बड़े मियां साहब की इमाम पे ये बातें कर रहे होंगे। फिर जी जाहिर है वो अपने तौर पर वो तो ये बातें नहीं ना कर सकते, वो उनको मियां साहब की तरफ से कोई इशारा मिला होगा तो फिर ही वो ये बात कर रहे हैं। ऐसे थोड़ी सी हमारी सियासी जमातों का जो मैकेनिज्म है वो इस बात की इजाजत नहीं देता और ना ही जो है वो इतनी किसी में जरूरत होती है कि वो पार्टी के खिलाफ जो है वो जा सके, और वो पार्टी तो उनको रहने नहीं देती। ठीक है, तो वो अगर पार्टी में सर्वाइव भी कर रहे हैं और बात भी हो रही है तो इसका मतलब है कि वो मियां नवाज शरीफ की बात जुबान बोल रहे हैं, और साफ जाहिर है कि जमात में जो है वो मियां नवाज शरीफ की पॉलिसी और है, वो उनको जो जख्म लगे हुए हैं वो सही तरीके से जाहिर भी नहीं कर सकते, लेकिन उनका इसी तरीके से इजहार जो है वो जवेद लतीफ की सूरत में, वो राना सनाउल्लाह की सूरत में वो सामने आ रहा है। और हो सकता है
कि आगे चलकर कुछ जो है मियां नवाज शरीफ जो है वो खुलकर भी बात करना आपको लगता है बड़े मियां साहब अब वोकल होंगे? क्योंकि ईद से पहले ये रिपोर्ट किया जा रहा था कि बड़े मियां साहब जो है हो सकता है ईद के बाद वोकल हों, और उन्होंने खुद भी ये बात की है कि अगर मैं वोकल हुआ, मैंने कोई बातें की, तो ये हुकूमत के लिए परेशान कुन होंगी। यानी कि आपको लगता है कि वो फिर अपने एहतसाब के बयानिए पे वापस आएंगे या 2017? क्योंकि बावसूख जरा ये कहते हैं कि वो 2017 की जो उनको नाहल किया गया, उनको निकाला गया, उसको वो भूले नहीं है। मैं मियां नवाज शरीफ साहब की नफ्सियात को बहुत करीब से जानता हूँ, देखा हुआ है मैंने, उनके साथ बहुत ज्यादा सफर भी किया हुआ है। मैं उनको बहुत करीब से जानता हूँ। वो जो उनके दिल में बात होती है वो अपने दिल में बिठा के रखते हैं, वो दिल से निकालते नहीं है। वो उनको जो जख्म लगा हुआ है ना वो बहुत गहरा है और वो उसमें वो निकालेंगे नहीं। अच्छा, इसमें 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 हबीब साहब एक और सवाल भी ऐड करते रहिएगा। एक सेकंड, मेरी बात मुकम्मल होने दो। लेकिन इसमें असल बात जो है वो ये है कि मियां नवाज शरीफ अब बहुत सारी चीजें लूज कर चुके हैं। मियां शहबाज शरीफ ने उन्हें ट्रैप किया था। मिसाल के तौर पर उनका जो था ना, वोट को इज्जत दो, ये बहुत जबरदस्त नारा था, बड़ा स्ट्रॉन्ग नारा था। लेकिन वो तो उन्होंने खुद दफन कर दिया ना, और वो कन्वर्ट हो गया तहरीके इंसाफ में। उनका ये नारा तहरीके इंसाफ ने अहिया कर दिया। वो अपनी विरासत खो बैठे हैं। बेसिकली हबीब साहब उन्होंने वोट को खुद ही इज्जत नहीं दी ना। जी जी। दूसरा ये था कि जब उन्होंने इमरान खान के खिलाफ अदम इत्मीनान की तहरीक कामयाब हो गई, तो मियां नवाज शरीफ किसी सूरत हुकूमत नहीं लेना चाह रहे थे। उन्होंने इनको कहा था कि आप इलेक्शन करवाएं, इलेक्शन की तरफ जाएं। लेकिन उन्हें जो था उन्हें हदायत कुछ और थी, और मियां शहबाज शरीफ जो थे और आसफ जरदारी जो थे वो मिलके वही करना चाह रहे थे जो उन्हें जिस चीज की उन्हें इजाजत मिली थी। लिहाजा मियां नवाज शरीफ की ख्वाहिश के बरअक्स पीडीएम की हुकूमत बन गई। और आपको याद होगा कि सारी कैबिनेट और पीडीएम की सारी क्यादत, मौलाना फजल रहमान, आसफ जरदारी और मुस्लिम लीग नून की सारी क्यादत लंदन जाके बैठ के मियां साहब को उन्होंने मनवाया जी, वो मनवा लिया। वो मामला जो हुए वो उनकी पार्टी ने उसको भुगत भी लिया। जी जी, वो कर बैठे। अच्छा हबीब साहब, बड़े मियां साहब ने एक और बड़ी अहम बात की है, और ये मेरे ख्याल में किसी बड़ी स्टेटमेंट से कम नहीं है और उसका बड़ा इम्पैक्ट हो सकता है मुल्क की सियासत में। उन्होंने कहा है कि 6 जजेस का जो खत वाला मामला है जो सुप्रीम कोर्ट में लगा हुआ है 184(3) के तहत, सो मोटो के तहत, वो कह रहे हैं कि वो उस पर फरीक बनने का प्लान कर रहे हैं। यानी कि अपने जितने भी वकला हैं, कानूनी वकला, उनसे वो बात कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं, उसके बाद वो उसमें फरीक बनेंगे और वो कहेंगे जी पता किया जाए 2017 में जब उनको निकाला गया था तो क्या उस वक्त जजेस पे दबाव था या नहीं था। वो कॉल उनके उस वक्त अगर जजेस पे दबाव नहीं था तो जजेस के इस सारे मैटर को सॉर्ट आउट किया जाए और वैसे उनको निकाला नहीं जा सकता था। अगर मियां साहब फरीक बनते हैं तो हबीब साहब ये ज्यादा मेस नहीं हो जाएगा? क्योंकि कल को फिर पीपल्स पार्टी भी उठ जाएगी, वो कहेगी जी गिलानी साहब को भी निकाला गया था, यूसुफ रजा गिलानी साहब को, तब भी देखे जजेस पे दबाव था। बीबी अल्लाह करे तो आपके मुंह में घी शक्कर के मियां नवाज शरीफ तो इसमें पार्टी बने। अच्छा। और वो कहें कि जी कि इसका जो ना जो कुछ माजी में होता है वो भी सामने है, उसमें तो कंपनी खुलकर सामने आ जाएगी ना कि वो क्या कुछ करते रहे हैं। वो हमेशा से, देखिए ये एक हकीकत है, हमेशा से दबाव बरकरार रहा है और मैं आपको आज भी दबाव बरकरार है। ठीक है। और ये अगर मियां नवाज शरीफ जो है इसमें पार्टी बनते हैं तो बहुत कुछ चीजें सामने आ जाएंगी, बहुत चीजें आश्कार हो जाएंगी और ये शायद लाइन एंड लेंथ जो है वो दुरुस्त हो जाए अगर दिन। और मेरा ख्याल है कि सियासतदानों को चाहिए कि अगर वो अपनी सर्वाइवल चाहते हैं तो फिर उनको कहीं ना कहीं स्टैंड लेना पड़ेगा। वो उनको जो है वो हकीकत से लोगों को आश्कार करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि इस मुल्क के साथ क्या कुछ होता रहा है और क्या कुछ हो रहा है। तो लिहाजा अगर मुस्तकबिल में जो है वो ये चाहते हैं, अदलिया भी चाहती है कि हम पर दबाव ना हो और सियासतदान भी चाहते हैं कि हमें कुर्बानी का बकरा ना बनाया जाए, और जब दिल चाहा जो दिल चाहा वो करवाने की पोजीशन में ना हो तो फिर उनको जो है वो स्टैंड लेना पड़ेगा। और अल्लाह करे कि मियां नवाज शरीफ ये स्टैंड ले जाए। अच्छा हबीब साहब, इसी बात पे एक दूसरा एंगल भी इसी बात का देखते हैं। आपको याद हो एहतसाब की बात बड़े मियां साहब ने की थी, छोटे मियां साहब ने नहीं की थी। जब बड़े मियां साहब ने लंदन से बैठ के एहतसाब का नारा बुलंद किया था तो छोटे मियां साहब को 16 घंटे में वापस फ्लाइट लेके जाना पड़ा था भाई को समझाने के लिए कि इस बयानी से वापस आ जाए। आप छोटे भाई की हुकूमत है जो कि अपने ऑन पे नहीं है,
रियलिटी है, फैक्ट है, सारे यही कह रहे हैं कि फॉर्म 47 की हुकूमत है। चलें लेट्स सपोज अपनी ओन की हुकूमत ही सही, लेकिन उनकी बाइख्तियार हुकूमत नहीं है, इंटीरियर मिनिस्टर उनका नहीं है, अगर हम वजारत खजाना देखें वो भी उनका नहीं है। तो बड़े मियाँ साहब अगर ये स्टेप लेते हैं, क्या आपको लगता है कि हुकूमत उनको सपोर्ट करेगी, या फैमिली के तौर पे शहबाज शरीफ साहब सपोर्ट करेंगे, या नून और शीन में दोबारा से कोई इशू बन जाएगा? देखिए, नून और शीन वाला मामला बहुत आगे निकल चुका है। वो मियां शहबाज शरीफ जो है वो डोमिनेट कर चुके हैं, वो स्टीयरिंग उनके हाथ में आ चुका है, वो मुल्क प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं, वो मुस्लिम लीग नून के प्रेसिडेंट हैं। और जो है कोई भी रुकने कौमी असम्बली जो है वो अपनी अगर वफादारी चेंज करता है तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। तो मामला सारे जो है वो मियां शहबाज शरीफ के हाथ में आ चुके हैं। मियां नवाज शरीफ की पोजीशन अब जो है ना वो बहुत कमजोर हो चुकी है। लेकिन सिर्फ एक सूरत सियासत में जो है ना कोई चीज हरफ आखिर नहीं होती। और हमने तारीख में देखा है कि बाप बेटे के खिलाफ खड़ा हो जाता है, मरवा भी देते हैं, भाई भाई के खिलाफ जो है वो इक़्तिदार के लिए बहुत कुछ कर जाता है। तो अगर मियां नवाज शरीफ जो है इस वक्त असूली सियासत की तरफ चले जाते हैं और उसका नुकसान तो बिलाशुबा जो है वो हुकूमत को होगा, लेकिन उसमें जो है मियां नवाज शरीफ की सियासत जो है वो बाकी बच जाएगी। वरना तो जो है मियां शहबाज शरीफ ने जिस किस्म की हुकूमत साजी पहले की है और आज भी कर रहे हैं, जिसमें आधे से ज्यादा हिस्सा जो है वो असल मालकान का है, तो उसमें तो फिर मुस्लिम लीग नून की सियासत में तो पीछे कुछ नहीं बचता। तो लिहाजा मेरा ख्याल है कि अगर मुस्लिम लीग नून ने सियासत बचानी है तो मियां नवाज शरीफ को जो है वो फिर अलहदा से स्टैंड लेना पड़ेगा। और वो सिर्फ एक ही सूरत बचती है, वो एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ उन्हें खड़ा होना पड़ेगा। अब अल्लाह बेहतर जानता है कि वो इस पोजीशन में है, वो खड़े हो सकते हैं नहीं हो सकते। और अगर हबीब साहब बड़े मियाँ साहब खड़े हो गए, लेट्स सपोज जिस तरह की बातें सामने आ रही हैं, रिपोर्ट की जा रही हैं, अखबारात में छपी हैं, अगर बड़े मियाँ साहब खड़े हो गए तो उन्हीं के भाई की छोटी हुकूमत है जो कि कंप्लीटली हम देख रहे हैं कि डिपेंडेंट हुकूमत है, वो बच पाएगी? नहीं, वो तो मेरा नहीं ख्याल कि फिर वो बच पाएगी। वो उसकी तो कुर्बानी देनी पड़ेगी। और फिर जो है उसकी क्या शक्ल निकलती है इसके बारे में नहीं कुछ कहा जा सकता, क्योंकि हालात फिर जब कंट्रोल में नहीं रहते तो वो कोई भी शक्ल इख्तियार कर सकते हैं। तो लेकिन उसमें एक मियां नवाज शरीफ की सियासत जो है वो बच सकती है, बड़े मियाँ साहब की सियासत बच सकती है। हाँ, हुकूमत नहीं बच सकती, लेकिन सियासत जो है वो शायद जिंदा हो जाए। यानी कि छोटे मियाँ साहब की सियासत खत्म हो जाएगी, बड़े की शुरू हो जाएगी। जी, अगर वो स्टैंड ले लेते हैं तो। लेकिन अगर वो इसी तरह सोच चलते हैं कि वो लोगों को दिखाने के लिए बयान भी देते हैं और साथ हुकूमत को सपोर्ट भी करते हैं, तो फिर तो मामला इसी तरह चलेंगे जैसे चल। तो खतरा तो उनकी फिर पंजाब की हुकूमत को भी हो जाएगा ना, उनकी बेटी की हुकूमत है। वो तो फिर कुर्बानी देनी पड़ेगी। जी, वो ये स्टैंड लेते हैं किसी इश्यूज पर, तो वो तो फिर उसका क्रेडिट भी लेंगे ना। देखिए, मैंने अपनी पंजाब हुकूमत भी जो है अपनी बेटी की वो भी कुर्बान कर दी, और हमने जो है अपने असूली सियासत के लिए जो है अपने भाई की वफाक की हुकूमत भी कुर्बान कर दी। ठीक, बहुत शुक्रिया मियां हबीब साहब, आपने ज्वाइन किया, अपने मौक़िफ़ से भी आगाह किया। नाज़रीन, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। तो आज जो असम्बली में आसफा भुट्टो ने जब हल्फ उठाया तो वहाँ पर जो शोर शराबा हुआ, अपोजिशन एक जानिब तहरीक चला रही है, दूसरी जानिब असम्बलियों में भी मौजूद है, और जो उसको पीपल्स पार्टी की जानिब से नाम दिया जा रहा है, उस नाम PNA के उसको नाम दिया जा रहा है, क्या ये उसके साथ कंपैरिजन करना दुरुस्त होगा? एक ब्रेक के बाद वेलकम बैक नाज़रीन। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है अब्दुल बासित साहब हैं, सीनियर एनालिस्ट हैं, सीनियर सहाफ़ी भी हैं। बहुत शुक्रिया बासित साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। बासित साहब, सबसे पहले अगर ईद के बाद की सियासत पे हम बात कर ले तो जो ईद के दिनों में कुछ स्टेटमेंट्स आई हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट है और उनको निगलेक्ट भी नहीं किया जा सकता। स्पेशली जरदारी साहब के स्टेटमेंट, सदर पाकिस्तान है, सबसे बड़ा ओहदा उनके पास है, इसके बावजूद उन्होंने जो बाबू हैं उनको टारगेट का निशाना बना दिया है। वो कह रहे हैं जनाब इस्लामाबाद में बैठे बाबुओं की सोच और कमकली ने हमें गरीब किया हुआ है। आपको क्या लगता है प्रेसिडेंट साहब ने डायरेक्टली इनडायरेक्टली टारगेट किसको किया है?
ये मैडम शिराजी, बात ये है कि ये जो बात कर रहे हैं ना वो बाबुओं की, वो हमारे यहाँ इसको हम सुरक्षिता कह लें, ब्यूरोक्रेसी कह लें, तो बकौल उनके कि इनका मकसद ये कहने का है कि ये गाइड करते हैं सियासतदानों को फैसला करने के लिए, और फैसला करने की वजह से जो इनके कहने पर फैसले होते हैं, ये मुल्क जो है वो से कहते तरक्की नहीं करता, और मुल्क में बहुत कुछ है, यहाँ सब अल्लाह ताला ने नेमतों का एक तो हमारे लिए माशाल्लाह शुक्र है कि बस लोग ये मानते हुए और किसी चीज पे इत्तेफाक हो ना हो कि हमारे मुल्क में सब कुछ है, ठीक है, यहाँ सब कुछ अल्लाह ने किया हुआ है। लेकिन बात ये है कि अब इससे फायदा भी तो उठाना चाहिए ना। अब जो जिस मुल्क असल में जो ब्यूरोक्रेसी का एक सेंटेंस कह लें या ब्यूरोक्रेसी की तारीफ कह लें, वो ऐसे निज़ामी हुकूमत होता है जिसमें के फैसले उनकी मर्जी से होते हैं, बड़े बड़े फैसले। ये कहने का मकसद है कि बड़े बड़े फैसले ब्यूरोक्रेट करते हैं। तो बासी साहब फिर कोई प्रेसिडेंट है, वो कोई छोटी मोटी सीट तो उनके पास है नहीं है, तो फिर वो कोई कानून साजी करवा लें, जैसे ये बाबू जो है, बाबू टाइप जिनको उन्होंने टारगेट किया है, वो ना दखलंदाजी करें फिर। देखिए बात यह है कि हमारे मुल्क में जो हुक्मरान सियासत कर रहे हैं वो कोई 1-2 साल की सियासत नहीं, माशाल्लाह अब तो जरदारी साहब को भी सियासत करते हुए मंचे हुए सियासतदान बन गया। मतलब 2008 में शायद ही आए थे जी, उसके बाद से देखने की कितना अरसा गुजर गया है, तो क्या बाबू ही काबू में नहीं आते हैं इनके, और बाबू बेचारे क्या करें। जिस तरह का निज़ाम हुकूमत या जिस तरह के इदारे बनाए जाते हैं जिसमें वो आप देखते हैं कि बाबू को शिकंजे में कसा भी जाता है, फिर छोड़ भी दिया जाता है, कहीं नैब के केसेस बनते हैं, तो आप अपने निज़ाम हुकूमत को भी तो ठीक करें ना, ताकि बाबू अपने आप अपनी अदाओं पे भी गौर करना जरूरी है। हाँ, अपनी क्या जुमला कहा आपने, असली अदाओं जी गौर करना चाहिए, जी जी के तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। ये बात ये कि ये लोग खुद भी सोचे ना, तो हमारा मुल्क जो किसी एक इदारे की वजह से पसमानदगी या कमजोरी या पीछे नहीं रह रहा, बल्कि इसके पीछे इज्तिमाई हमारी कोशिशें करते हैं, सियासतदान भी सब मिलके करते हैं, सब इदारे मिलके करते हैं। तो ये अगर इसमें इसके लिए बैठना इन्हीं को पड़ेगा, किसी और को नहीं बैठना पड़ेगा, ये इनकी सोच नहीं। आज देखें उसी जलसे में एक बड़ी मजेदार बात मैंने सुनी, वो उन्होंने ये कहा कि जी देखें जिस तरह 9 जमातों ने मिलकर भुट्टो साहब को के साथ क्या किया था, तो ये आज फिर वही बातें फिर कर रही हैं, ये जो तहरीक चलाई है अपोजिशन ने। तो मैंने कहा भाई ये तो एग्जैक्टली बासी साहब, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन भी यही था, ये जो पीएनए के साथ जोड़ा जा रहा है, आपको लगता है कि ये जो पीएनए ठीक है, वो भी एक इलेक्शन रिगिंग के खिलाफ जो थी वो उसी हवाले से एक तहरीक थी, लेकिन वो सिवाय नेशनल असेंबली के, जहां तक मैंने पढ़ा है या सुना है, वो सिवाय नेशनल असेंबली के और कहीं पे भी एग्जिस्ट नहीं करती थी, और वो जितनी जमातें थी उन्होंने बाइकआउट कर दिया था बाकी असेंबलियों का। ये तो सारी असेंबलियों में मौजूद हैं, सड़कों पे भी है, असेंबलियों में भी। आपको लगता है कि पीएनए के साथ इसका कंपेरिजन करना दुरुस्त है? नहीं, बिल्कुल एब्सोल्युटली नॉट, और मैं मैडम शिराजी आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ, इसकी जरूरत भी नहीं है। लेकिन मैं जो बात ये करने जा रहा था, जब इन्होंने जिक्र किया भुट्टो साहब के साथ कि भुट्टो साहब क्या हुआ, यानी हुकूमत को उनको डिस्प्लेस किया गया उस वक्त, वो 9 सितारे जो थे, तो ये अब कहते हैं कि वही दोबारा कर रहे हैं। तो अभी कुछ अर्से पहले की तो बात थी जब कितनी जमातें इकट्ठी हुई थी जिन्होंने हुकूमत को फारिग किया, ठीक है ना। तो ये चीजें हमारे यहाँ हर एक बंदा करता है और उसके बाद इल्जाम दूसरे पर धरता है। हमारे यहाँ इन चीजों पे गौर करने के लिए मेरा ख्याल है कि कोई पता नहीं, इस मुल्क में तो कोई कमीशन बन नहीं सकता, ना इस मुल्क में कोई आपस में इनकी इज्तिमाई सोच हो सकती है, मिलकर ये बात करे कि भाई हम कर क्या रहे हैं। अब जिस शाह पे बैठते हैं उसी शाह को काटना शुरू कर देते हैं, और फिर ये कहते हैं कि मुल्क तरक्की नहीं कर रहा आगे। भाई आप कंसिस्टेंसी जो है, देखिए एक आप मैं आपसे बात करता हूँ, एक बात बड़ी आम कही जाती है जी। हाँ साहब, जब तेरा हुकूमत में तो शायद मुल्क दिवालिया होने चला था, ठीक है भाई आप उनको पर ये कहते नहीं, वो तो मुल्क को दिवालिया कर चले थे, तो भाई और फिर ये भी कहते हैं जनाब खान साहब की मकबूली तो बिल्कुल नीचे थी, 0 पे थे उस वक्त आके, और हमें तो भाई आपको इतनी सोच नहीं थी तो अच्छा था, उनको उनकी मकबूलियत भी 0 हो जाती, पता भी लगता है कि मुल्क दिवालिया हो रहा है कि नहीं हो रहा, कि क्या पोजीशन है। मतलब ये बयानिए बना लिए जाते हैं बेसिकली। बासी साहब, इनको खुद ही नहीं पता कि स्टेटमेंट्स क्या दे रहे हैं, और मेरे ख्याल में सोशल मीडिया का दौर है,
अवाम को इनकी स्टेटमेंट्स याद रहती हैं, ये वही 90s की सियासत कर रहे हैं, स्टेटमेंट दे के भूल गए, शायद अवाम को पता नहीं होगा, अगली दफा अगली स्टेटमेंट दे दी, लेकिन अवाम याद रखती है। जैसे अभी देख लीजिए कि आपने वो स्टेटमेंट्स इनकी बताई हैं। बासी साहब, जहाँ पे ये सारे मामलात हैं, जहाँ पे हम देख रहे हैं कि मतलब ये खुद ही मुल्क को शायद बचाना नहीं चाह रहे, 76 साल से मुल्क नाजुक दौर से ही गुजरता जा रहा है, पता नहीं डाला किसने नाजुक दौर में और निकालेगा कौन, बस गुजर रहा है नाजुक दौर से। वहीं पे आज हमारे वजीर दाखिला साहब हैं मोहसिन नकवी साहब, उन्होंने बड़ी अहम स्टेटमेंट दी है। उन्होंने कहा जी इस वक्त बिजली की कीमत बहुत ज्यादा है, लेस्को के 83 करोड़ यूनिट्स ओवर बिल किए गए हैं और अनफॉर्चुनेटली ये हुकूमत साइड से किए गए हैं। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है बासित साहब हमारे मुल्क में? बस मैं यही गुजारिश कर रहा हूँ कि इन बातों का एतराफ हम मीडिया में तो करते हैं, लेकिन इनका अदराक जो है अपने जहनों में, दबावों में, या हम जिसे कहते हैं ना कि गवर्नेंस को ट्रांसलेट नहीं करते। असूल तो ये होना चाहिए कि जो बातें हम सोचते हैं या बताते हैं या कहते हैं, क्या हम उनको रियलिटी में ट्रांसलेट भी करते हैं कि नहीं करते प्रैक्टिकली, कि क्या उसे अमल भी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ठीक, आप देखिए कि हर पार्टी, अभी पिछले दिनों की बात की तो उनको इल्जाम उठाते थे कि जनाब देखिए इन्होंने तो मीडिया पे पाबंदियां आयद कर दी, देखिए इन्होंने ये कर दिया, देखिए उन्होंने हमें जुल्म कर रहे हैं, देखें ये कर रहे हैं, कब कैमरे लगा रहे हैं, देखें वही बात पिछड़ से बात अब दूसरी पार्टी कर रही है। तो ये चीजें जो है ये हम अब तो अगर आपने देखना हो ना, जब अब बाबुओं की बात जैसे की उन्होंने, तो आप ये 2000 मेरा ख्याल है कि 8-9 साल की जो हुकूमत है, 6 साल, इसमें आप अंदाजा लगा लेंगे इनके बयानात और जो बातें हुई हैं, वाकयात, अगर उनका तो तजिया ठंडे दिल से करे, किसी की यादाश्त सही हो ना, तो वो समझ लेगा यार ये क्या आपस में ये इन्होंने सांप सीढ़ी का खेल कर रखा है। भाई मुल्क को मुस्तकिल बुनियादों पर आगे ले जाने के लिए एक मुस्तकिल पॉलिसीज बनाई जाती हैं, और मुस्तकिल पॉलिसीज के लिए आप जरूरी नहीं कि मुल्क में हो, यानी उस जमात में हो या उस, लेकिन पॉलिसीज तो बासी साहब तब बनाएंगे ना ये जब वो मुल्क को सीरियसली हमारे सियासतदान बचाना चाहेंगे। हर बंदा अपना मंजन बेच रहा है, अपना फायदा देख रहा है, ठीक है, हर एक का गुजारा हो रहा है। बासी साहब, ये जो तहरीक का आगाज हो चुका है पशीन के जलसे से, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान, जिसको जो है सदारत करें जिसकी अचकज़ई साहब, आपको क्या लगता है कि हुकूमत को 1-1.5 महीने के बाद ही इस बड़ी तहरीक का, जिसमें 6 जमातें फिल वक्त हैं, हो सकता है क्लेम किया जा रहा है कि कुछ मजीद जमातें, स्पेशली मौलाना साहब JUIFA भी इसमें शामिल हो सकते हैं, उनसे बात चल रही है, ये इस तहरीक का असल मकसद क्या है? क्योंकि बकौल उनके वो कहते हैं हुकूमत हम गिराना नहीं चाहते, हम अपने मकासद जो हैं, टारगेट है उसको अचीव करना चाहते हैं। अचीव हो पाएगा इनसे ये टारगेट? देखिए, एक तो बात उन्होंने बरबिला कह दी है ना बड़ी, जिसका आगाज में कहा वो चाहते हैं कि जो है तहरीक इंसाफ के जो बानी हैं इमरान खान साहब, उनको रिहा किया जाए। जी जी बिल्कुल, उन्होंने इसका बड़ा बरबिला इजहार किया कि जो आप नहीं कह कर रह सकते, और जिस तरह बाकी इन्होंने बेशुमार मुकदमात और क्रिमिनल केसेस जो थे पार्लियामेंट की आशीर्वाद के साथ वो सारे खत्म कर दिए, तो ये भी खत्म करें, ये एक उनका कहना है। और वो ये कहना भी चाहते हैं, उन लोगों को कहना चाहते हैं कि उनकी बरादरी है जो पार्लियामेंट में बैठी हुई है, और पार्लियामेंट की सुपरमेसी की बात करते हैं, तो पार्लियामेंट में वो कहते हैं कि आप अगर हमसे बात करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि मुल्क में कोई फसाद ना हो या इस किस्म की इंस्टेबिलिटी ना हो, इस्तेहकाम से 2-4 ना हो, तो कम फॉरवर्ड आप आगे आए और आप इस तरह खासा भाई आप मुकदमा वापस लें, और इस तरह यही वो मतलब है कि जगह है जहाँ पर हम मिलकर एक जगह पे इत्तेफाक हो सकता है कि आगे बात बढ़ सकती है, या बात चीजों के ऊपर। देखिए मैडम गिराजी, हमारे यहाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो इश्यूज की हैं। हमारी मुसीबत ये है कि हमारी पार्टी जो है इश्यूज पे बात करती ही नहीं। पर्सनल बातें हैं, सारी पर्सनल बातें एक दूसरे के खिलाफ जब आप बैठते हैं तो करती है आगे। लेकिन हमारे यहाँ लॉन्ग टर्म इश्यूज के ऊपर आपने बात करनी है। जो हमारे बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स बैठे हैं वो कलेक्शन करते हैं, और CBR एक बहुत बड़ा इदारा है। अगर हम उसकी आप देखें कि कलेक्शन कितनी है, और हम उसके बाद डेट सर्विसिंग करते हैं वो कितनी है, कुछ ही मतलब किसी के लिए रॉकेट साइंस नहीं है। समझ आ जाती है कि यार भैया हम तो कलेक्शन ही कम कर रहे हैं और हमारी डेट सर्विसिंग ज्यादा है। व्हाट अबाउट दी अदर डेवलपमेंट? बाकी हमने कहा से लोगों को डेवलपमेंट देने, प्रोजेक्ट कहा दे, लोगों की बेहतरी के लिए सोशल सेक्टर, एजुकेशन, हेल्थ, उसको कहाँ से देंगे हम आके? ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन इतनी समझ नहीं आती इनको। ये ब्यूरोक्रेट ही करते हैं, लेकिन उसके ऊपर भी तजर्बात की छतरी हर वक्त मंडाती रहती है, बार बार तजर्बात करते हैं। अब CBR के ऊपर भी देखें आपने, मुख्य तजर्बात किए, मुख्य पॉलिसी बन रही है। वो कहते हैं ना हर के आमद अमारते नौ साफ, जब कोई आता है नहीं करता। तो एक पॉलिसी जो है बनाने वाली, वो आप
सिर्फ पॉलिसी अपनी मेकिंग जमात की के जरूरत है जो बासित मर्कजी साहब। इफ्तार पार्टी थी वही करती है। आप अपोजिशन से बात करें ना, उनसे भी राय लेना। एक बेहतरीन पॉलिसी मेकिंग की जरूरत है जो कि अनफॉर्चुनेटली जिसकी हमें उस वक्त कमी नजर आ रही है। कोई पॉलिसी मेकिंग करने को तैयार नहीं है। अपोजिशन है वो अपने अलग राग अलाप रही है, गवर्नमेंट है वो अपनी दूसरी डायरेक्शन पे चल रही है। इस मुल्क का हमारा आपका अल्लाह ही हाफिज है। मुझे ये बताइएगा एक बासित बात साहब। सिर्फ ये कहता हूँ आपको इम्पोर्टेंट, वो ये है कि अगर देखें हमारे अपोजिशन और उसको क्यों कहा जाता है, अगर अगर फर्ज करें कि हुकूमत में जो रहने वाले अगर वो अपोजिशन को भी कुछ स्पेस दें, स्पेस से मुराद ये है कि उनकी बात सुने, उनकी इज्जत करें, उनसे मीटिंग करें, उनको बेशक उनके लोगों को ओहदे भी दें, तो एक हमारी एक अच्छी हो तो वो एक अच्छा माहौल बन सकता है आके। लेकिन बासित साहब अगेन बात वहीं पे आ जाती है ना कि क्या वो स्पेस देना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। बासित साहब एक आखिरी सवाल आपसे। एक तो तहरीक इंसाफ अदालती लड़ाई में मसरूफ है, अपने केसेस को वहां पे लड़ रही है, दूसरी जानिब पार्लियामेंट में भी मौजूद है। अब जलसे जुलूस का भी उसने आगाज कर दिया है, एक तहरीक का आगाज कर दिया है जिसमें कोई एक आध जमातें 6 जमातें हैं फिल वक्त। उसमें आपको लगता है ये प्रेशर डेवलप कर सकेंगे या ये सिर्फ प्रेशर में डेवलप करने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ टॉक फाइट है, मुजाहमत होगी तो मुफाहमत होगी, मुफाहमत होगी तो मुजाहमत होगी, बस यही स्ट्रेटजी है, यही इंगेजमेंट्स होंगी इनकी? देखिए, आप ये सवाल इस पर्सपेक्टिव में देखिए, इस पस मंजर पे देखिए। जब खान साहब की हुकूमत आई थी तो यही एक पार्टी थी जिन्होंने बहुत वाकिला किया था और उन्होंने कहा था ये उन्होंने तहरीक शुरू कर दी थी और वो तहरीक मुख्तलिफ अंदाज में चलती रही और उसमें कभी पीपल्स पार्टी इन होती थी, कभी आउट होती थी, कभी पीडीएम बन जाती थी और बिलाकर वो वाकयात रूनमा हुए, वो वाकयात रूनमा हुए जो कि बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी वाकयात थे, जिसके पीछे आप 100 बातें कर सकते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट थी, अमेरिका था, रशिया का दौरा था, ये कुछ ऐसी चीजें हुई जो इख्तलाफात हुए एस्टेब्लिशमेंट के साथ जो बढ़ गए, जिसकी बिना पर आपने देखा कि एकदम से सारा बोलिया बिस्तरा गोल हो गया हुकूमत का। तो ये एक प्रेशर तो है, रहेगा डेफिनेटली। हुकूमत के लिए प्रेशर होता है, मीडिया के जरिए जब ये बातें करते हैं, बात करते हैं, पॉलिसियों पर तनकीद करते हैं, इश्यू से रेज करते हैं, तो ये तो होगा। लेकिन आप अगर ये कहें कि इससे ये एंटिसिपेट करें कि हाँ जी अगले कुछ दिनों में हुकूमत का बिस्तर गोल हो जाएगा, वो जब तक नहीं होगा जब तक कि हमारी एस्टेब्लिशमेंट भी इस हुकूमत के पुश पर खड़ी है। यानी कि 2014 के धरने का जो हाल हुआ था, जो 126 दिन का धरना तहरीक इंसाफ ने दिया था पिंडी में, इस्लामाबाद में, तो अभी भी आपको लगता है कि ये जो तहरीक चली है प्रेशर ग्रुप के तौर पे तो काम कर सकती है, प्रेशर डाल सकती है, अचीव कुछ नहीं होना इससे? नहीं, अचीव अल्टीमेटली होगा तो जरूर वो किसी भी लम्हे हो सकता है। ठीक है, देखे ना, आप देखे ना, कुछ ऐसे वाकयात अगर हो जाते हैं तो उसमें कुछ भी ऐसी चीज हो सकती है जिसकी बिना पर ये मतलब डेफिनेटली आप ये ना कहें कि ये मीनिंगलेस है, इसमें कुछ फायदा नहीं होना। इसको हुकूमत के खिलाफ जो तहरीक चली हुई है वो डेफिनेटली वो अब जेहन में रखे कि जब भी कोई हुकूमत बरसरे इक़्तिदार आती है तो अपनी जवाल के बीच साथ लेकर आती है। अच्छा। ये जो हुकूमत में बैठे होते हैं ना उनको तो डर होता है हुकूमत छीनने का, जबकि जो अपोजिशन होती है उसको किसी चीज का डर नहीं होता, अपोजिशन को डर नहीं है। ठीक है, ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। बहुत शुक्रिया अब्दुल बासित साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से दीजिएगा इजाजत, इस दुआ के साथ कि हर आने वाला दिन पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के हक में बेहतर हो। मुझे दीजिएगा इजाजत, अपना ख्याल रखिएगा, बशर्ते जिंदगी आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।